8 बजे। इक्वेशन लिखाई मल्टीपल सीरीज सर्वर। मल्टीपल सर्वर मल्टीपल सर्वर्स क्या फंड है? जैसे कि अभी पहले मतलब हमारा बैकएंड का एक ही सर्वर था, अच्छा लेकिन अभी मल्टीपल मतलब एक से ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल वॉच लिस्ट के लिए एक अलग सर्वर है। हाँ अलग सर्वर है, ठीक है। और जो एंजल वन रियल टाइम के लिए तो इशू क्या है? तो इशू ये है कि अभी उस दिन जैसे सैफ ने बोला था कि जो कुछ भी रियल टाइम वाले सॉकेट का जो कोड है, उसमें जो कोड है और हमारे जो नॉर्मल जो बैकएंड का कोड है, जो कुछ भी चेंजेस है तो उस चेंजेस को डालना। तो मुझे कंपेयर करना पड़ रहा था कि क्या क्या चेंजेस है, तो उसके लिए कुछ हम मैकेनिज्म डाल सकते हैं। ये दोनों सारे सर्वर्स को सिंक करना है एक दूसरे के साथ? सिंक नहीं, मतलब कंपेयर कर सकते हैं कि क्या चेंजेस हुए जो कि हम उसमें भी कर सकते हैं रियल टाइम वाले कोड। बता तो सर क्या चक्कर है? सर वो बोल रहे हैं हमारे पास एक है बैकएंड सर्वर मेन वाला, अच्छा। एक दूसरा है ब्रोकर एग्जीक्यूशन राइट, सर्वर। नहीं वो मालूम है मेरे को, 3-4 सर्वर है। तो ब्रोकर एग्जीक्यूशन सर्वर का जो कोड है वो मेनली यही है क्या, ऑर्डर क्रिएट होते हैं, ऑर्डर बनता है, नए ऑर्डर, एक पुराने कैंसिल नए ऑर्डर बनते हैं। और ये सेम कोड हमारे बैकएंड सर्वर में भी है। जब सिमुलेट करते हैं हम प्राइस सिमुलेशन मोड में, तो ये कोड एग्जीक्यूट होता है, पुराना ऑर्डर कैंसिल होता है, नए 2 ऑर्डर्स बनते हैं। तो हम अगर यहाँ पे बैकएंड सर्वर में कुछ चेंज कर रहे हैं, कोई नया कॉलम डाला, कुछ कैलकुलेशन का क्वेरी हुआ, ये चीज़ हमको वहाँ पे भी चेंज करना है ब्रोकर एग्जीक्यूशन सर्वर। Right. तो यानी 2 कोड बेस है अलग अलग, दोनों इसमें चेंज फंक्शनैलिटी दोनों का अलग अलग है ना? फंक्शनैलिटी एक ही है, उसमें सिर्फ रियल टाइम हो रहा है। ये तुमको लगता है सेम है? हाँ हमारा फीलिंग है, तुमको ऐसे सिमिलैरिटी दिखता है कि भैया यहाँ भी कुछ हो रहा है, यहाँ भी कुछ हो रहा है, सिमिलर सा ही हो रहा है, राइट? बट मेन रीजन फॉर कीपिंग देम सेपरेट इज सो दैट एक तुम इंडिपेंडेंटली उनको कंट्रोल कर सको। राइट। समझ रहा? सो ठीक है, तूने पॉइंट लिखा है, आई अंडरस्टैंड, बट मे बी व्हाट वी आर डूइंग इज बाय डिजाइन, not because we don't understand what we are doing. समझ रहे? We are purposely keeping 2 sets of codes so that we can control these processes separately. मतलब अभी तो हमारा एक ही अल्गो बन रहा है। हाँ। नए अल्गोस बनेंगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस भी आ सकता है इनमें। तो हम एक को करते वक्त दूसरे के बारे में सोचे, ऐसा नहीं करना है, इसीलिए मैंने सेपरेट किया। समझ गया? चलो सेकंड पॉइंट। हमें कोड को जब डेली हम कोड लिखते हैं, क्या लिखा वहाँ पे? मर्ज कोड बिफोर डे बिफोर डे एंड। एंड यानी जो लिखा वो पढ़ने की समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मर्ज कोड बिफोर डे एंड बोला ना? अच्छा, तो इसका क्या इशू है? इसका ये इशू है कि हम एक ब्रांच है, तो एक कोड में हम मल्टीपल ब्रांचेस बनाते हैं। तो क्या करते हैं, कभी कभी हम सबका कोड मर्ज नहीं करते, तो ऐसा एक टाइम आ जाता है कि हमारे कोड में कॉन्फ्लिक्ट्स आने लगते हैं कि उसने भी सेम फंक्शन में काम किया, मैंने भी सेम फंक्शन में काम किया। ऐसे बहुत दिन हो जाते हैं। जब हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने जाते हैं तो हमें कभी कभी पता नहीं रहता है कि किसका कोड रखना चाहिए। ऐसा हो रहा है अपने से? ऐसा होता है। ये पॉसिबिलिटी है या एक्चुअली हो रहा है? ये मेनली इसलिए होता है, जो रियल टाइम है हमारा, एक हम लोग सेपरेट अलग अलग काम कर रहे हैं, वो उसमें नहीं होता है। लेकिन रियल टाइम का एक ब्रांच है हमारे जिसमें रियल टाइम का कोड है, और एक ब्रांच है जो कि डिप्लॉय है सर्वर पे।
जो अलग कोड बेस है, जो कि दो कोड वो मतलब सिमुलेशन चलाता है। तो जब हम अभी नए नए APIs बनाते हैं हमारे सर्वर वाले कोड में, नया कुछ करते हैं और रियल टाइम अलग पड़ा है, तो काफ़ी दिन हो गया इसको दोनों को मर्ज करके। फिर हम ये दोनों को मर्ज करने जब बैठते हैं तो हमको कुछ मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स निकलते हैं, क्या रियल टाइम में कुछ था और यहाँ पे कुछ अभी तुमने नया नया फंक्शन में कुछ फंक्शनैलिटी बनाई। वो तो कॉन्फ्लिक्ट्स निकलना अच्छी बात है या बुरी बात है? अच्छी बात है, लेकिन अच्छी बात है। हाँ, अच्छा, लेकिन एक मिनट उसको बोलो, एक हाँ बोलो। कॉन्फ्लिक्ट्स निकलते हैं, मतलब अच्छी बुरी नहीं है, न्यूट्रल चीज़ है। क्या निकल कोड लिख रहे हैं तो निकलते ही हैं। सिर्फ इसको ऐसा होता है क्या मतलब काफ़ी दिन तक अगर हम इसको टालेंगे, हफ्ते हफ्ते तक इसको अवॉइड करेंगे तो बढ़ जाएगा। राइट, इसको कुछ दिनों में कुछ फ्रीक्वेंसी होना फ्रीक्वेंसी चाहिए। होना चाहिए तब बराबर से अभी अपना फ्रीक्वेंसी क्या है अप्रॉक्सीमेटली? वीकली एक बार। वीकली एक बार, तो वीकली 3 बार करें। वीकली 3 बार। अभी ऐसे स्टेज पे हमको जो रियल ट्रेडिंग वाला कोड बेस है उसको स्टेबल करके वो हमारा रियल कोड बेस बन जाए, तो फिर रियल कोड बेस तो पूरा कोड है। हाँ, कोई कोड ऐसा नहीं है जो रियल नहीं है। रियल ट्रेडिंग, रियल टाइम और सिमुलेशन, ये तीनों मोड्स इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि एक बार रियल ट्रेडिंग स्टार्ट हो गया तो बाकी दो का चिंता नहीं करना है आपने। नहीं, रियल ट्रेडिंग मतलब उसमें तीनों मोड्स रहेंगे। तीनों मोड्स हैं? तीनों मोड्स रहेंगे, मतलब एक जो सर्वर पे कोड है उसमें सिर्फ 2 मोड्स है, सिमुलेशन मोड और रियल टाइम ट्रेडिंग मोड। तो ये रियल ट्रेडिंग मोड अभी कहाँ बैठा है? रियल ट्रेडिंग मोड हमारे पास कोड में गिटहब पे है। उसको सर्वर पे नहीं डाला? रियल ट्रेडिंग मोड सर्वर पे नहीं है। नहीं है वो। तो ठीक है, तू बोल रहा है जब वो सर्वर पे आएगा तो तो हमारा कोड बेस कंप्लीट हो जाएगा। कंप्लीट हो जाएगा, तीनों का मिक्सचर है। ठीक है। तो वो अभी हम लोग मतलब वो करना ही है, उसको एक स्टेबल वर्जन करके, और फिर कुछ नहीं रहेगा, रियल कुछ नहीं रहेगा, एक ही रहेगा अभी के लिए। पहले बात तो रियल ट्रेडिंग को सिस्टम में ला, जो भी बना हुआ है उसको सिस्टम में ला, उसको एक्टिवेट करने का ऑप्शन के थ्रू वी कैन कंट्रोल दैट। ठीक है, उससे कंट्रोल करना चालू करते हैं। ठीक है, कि जितना देर ये साइड में पड़ा रहेगा तो अपने को बाद में समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है। ठीक है। इसको मेन में ला, ठीक है? चलो, और क्या? लॉगिन फ्लो इशू। लॉगिन जब होता है उसमें इशू है। क्या इशू? जब हम लॉगिन करते हैं तो लॉगिन करने से पहले हमें टोकन मांगता है, मतलब लगता है लॉगिन करने के लिए, लेकिन वैसा नहीं होना चाहिए। जब भी हम लॉगिन करते हैं तो हम क्रेडेंशियल देते हैं सर्वर को, उसके बाद सर्वर पे वो वेरीफाई करता है, वेरीफाई होने के बाद वो टोकन जनरेट करता है। वो टोकन हम सर्वर से भेजते हैं फ्रंट एंड में, उसके बाद वो टोकन आने के बाद ही हमें सारे APIs का एक्सेस मिलता है। राइट। तो ये फ्लो होना चाहिए। तो अभी क्या होता है? अभी क्या हो रहा है कि जब लॉगिन भी कर रहे हैं उसके लिए भी टोकन लग रहा है, और कोई भी API चला रहे हैं उसके पहले टोकन जनरेट हो रहा है, तो ये ऐसा चल रहा है। एक तरह से ठीक ही है ना। देखो, अगर एक ही टोकन से एक बार लॉगिन कर लिया तो बोला उसके बाद टोकन की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, यही बोल रहे हैं ना? एक बार उसने लॉगिन कर, राइट। तो ये तो सिक्योरिटी होल्ड हो सकता है ना? हो सकता है कि नहीं? सिक्योरिटी होल्ड हो सकता है क्या? नहीं, ये वो जो बोल रहा है उसका ये ऐसा है कि जब यूजर लॉगिन करे तब ही उसको एक सेशन उसका बन जाए, टोकन सेशन। क्योंकि अभी कैसा होता है, हम लोग जनरेट टोकन कर रहे हैं और लॉगिन बंदा नहीं करे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो उसके पास API है और उसके पास रहना चाहिए टोकन। तो अगर हम लोग लॉगिन नहीं भी करते हमारे पोस्टमैन से इंटरनली, तब भी हम कोई भी API को एक्सेस कर सकते हैं। लॉगिन नहीं भी करे तो भी API को एक्सेस कर सकते हैं अभी? कर सकते हैं, बस जनरेट मतलब टोकन रहना चाहिए, वैलिड टोकन।
जो कि हर 15 मिनट में एक्सपायर हो जाता है। हर 15 मिनट में एक्सपायर हो जाता है। तो टोकन जो जनरेट होता है हर एपीआई कॉल पे, हाँ, वो यूजर के क्रेडेंशियल्स चेक किए बिना जनरेट हो जाता है। यूजर के क्रेडेंशियल्स बिना देखे जनरेट होता तो लेकिन जब हर एपीआई कॉल में हम यूजर क्रेडेंशियल्स नहीं भेजते हैं, है। अरे नहीं भेजते। भेजने चाहिए ना। हम्म, अपने को फोर्स करना चाहिए, जितनी बार यूजर क्रेडेंशियल्स भेजेंगे एक तरह से अच्छा है ना। बिना यूजर क्रेडेंशियल्स के अपना कोई एपीआई कॉल होना नहीं चाहिए। क्या बोलता है चैतन्य? फिर कल वही बोल रहा था मैं। अच्छा, हाँ, कब बोला था? कल बोला था मैं। नहीं, कब बोला मतलब कौन सा पॉइंट? सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट। हाँ सर। तो इसका इशू के नीचे लिख ले थोड़ा सा कि नीड टू सेंड यूजर क्रेडेंशियल्स विद एवरी एपीआई कॉल। सेशन का कॉन्सेप्ट ही मत रखो, राइट? सेशन का कॉन्सेप्ट रखोगे फिर वो सेशन मैनेज करना पड़ेगा, राइट? मतलब तुम रखो सेशन का कॉन्सेप्ट, हाँ, बट उस पे लॉगिन उसको उसमें ऐसा मत अज्यूम करो कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स नोन है। लॉगिन क्रेडेंशियल्स हर बार चेक करो, राइट? मेरे को लगता है कि उससे सिक्योरिटी थोड़ा टाइट हो जाएगी। What do you think, sir? हर बार हमको अगर क्रेडेंशियल्स उसको भेजेंगे तो हमको उसका पासवर्ड सेव करना पड़ेगा। वो तो फ्रंट एंड में करना फ्रंट पड़ेगा एंड ना। में करना पड़ेगा क्लाइंट साइड पे। तो होना ही चाहिए। तो यूजर नेम और पासवर्ड सेव करके उसको बार बार भेजेंगे, हर बार ये एक यूनिक टोकन मिलेगा। और वो हम नहीं करते हैं इससे। हम एक क्लाइंट आईडी और सीक्रेट की होती है हमारी। अच्छा। वो होता है ऐसा, हम यूजर का पासवर्ड और वो नहीं सेव करते। तो ठीक है, क्लाइंट आईडी सीक्रेट की भेज देते हैं बैकएंड में, पासवर्ड नहीं भेजते हैं। नहीं, वो भेजते हैं हम लोग, वो सीक्रेट की ऑलरेडी भेजते हैं। हाँ, हर जो जनरेट टोकन होता है हर एपीआई के पहले, वो क्लाइंट आईडी सीक्रेट की से होता है। दोनों से होता दोनों से होता है। है। तो फिर क्या प्रॉब्लम? लेकिन क्लाइंट आईडी सीक्रेट की जो है वो यूनिवर्सल है, सबका एक ही है। सबका मतलब जितने भी सारे यूजर्स का एक ही सीक्रेट की है। हाँ, मतलब तो फिर उसका कोई मतलब नहीं है। उसका फिर कोई मतलब फिर हम अलग ही बात करें। हाँ, वो सीक्रेट की सेपरेट हो गया। वो तो एक तरह से हम अपना ऐप ही चेक कर रहे हैं कि हमारे ऐप से ही आ रहा है, हाँ, हाँ। राइट? मतलब वो फ्रंट एंड हमारा है या किसी और ने हाँ। फ्रंट एंड बना के भेजा, वो वैलिड है। दैट इज आल्सो गुड चेक। पासवर्ड भेजने में बार बार इशू है क्या? स्टोर करने में इशू है क्या फ्रंट एंड में? स्टोर करने में स्टोर करने से ऐसा तो नहीं है कि यूजर को कोई और हैक करके निकाल लेगा, ऐसा है क्या? लोकली स्टोर मतलब बोल बोल शदाब, बोल क्या बोल रहा है? नहीं, ऐसा है नहीं। बट लोकली जनरली सेव नहीं करते पासवर्ड को, पासवर्ड और यूजर ईमेल आईडी। अच्छा, टोकन ही सेव करते हैं लोकली, और वो टोकन ही भेजते हैं फिर। ये टोकन तो बैकएंड से आ रहा है ना? हाँ, टोकन अभी बैकएंड से आ रहा है। Right, तो जब अपन लॉगिन करते हैं तब एक लॉगिन टोकन होता होगा? नहीं, नहीं, जब मैंने लॉगिन क्रेडेंशियल भेजे हाँ, तो जो रिस्पॉन्स आता है उसका कोई टोकन आता है? टोकन नहीं आता उसमें कोई। क्यों नहीं आता? तो जो हम लोग रिस्पॉन्स में यूज़र आईडी वगैरह भेजते हैं, वो यूज़र आईडी हम स्टोर करके रखते हैं कि यूज़र की ये आईडी है। और फिर हमारा जो जनरेट टोकन वाला होता है उसमें हमको रिस्पॉन्स आता है टोकन, जनरेट टोकन से। जो वो टोकन हम स्टोर करके ऐप में रखते हैं और वो टोकन से हम सारी मैं शदाब की बात के को समझ के ये बोल रहा हूँ हाँ,
कि जब कोई लॉगिन करता है हम्म, तो उसको एक लॉगिन टोकन मिलना चाहिए। हम्म, वो लॉगिन टोकन हम फ्रंट एंड में स्टोर करें। ठीक है। उसके बाद हमको पासवर्ड स्टोर करने की जरूरत नहीं है। हम्म, जब तक वो सेशन चल रहा है हम वो लॉगिन टोकन यूज़ करते रहें। हम्म, जैसे ही वो सेशन खत्म हुआ वो टोकन भी गया, सब कुछ गया। फिर फिर वो टोकन अगर किसी के पास पहुंच भी जाए तो इट इज़ यूजलेस। मेन इशू तो ये ना, पासवर्ड किसी के पास पहुंच गया तो इशू आ जाएगा। हम्म, तो उसको अवॉइड करने के लिए लॉगिन करते वक्त बैकएंड से एक टोकन भेजो। वो टोकन ऑलमोस्ट लाइक अ पासवर्ड हर बार भेजते जाओ। ठीक है, वो Session। टोकन भेजेंगे, लेकिन वो टोकन भी एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है ना, फिर- उसका एक्सपायर होने का कोई इशू नहीं है। तो फिर से यूजर को बोलेंगे लॉगिन करो। वो कब कब एक्सपायर होता है, वो कैसे, मतलब वो क्या 15 उसका क्लॉक रहता है कि जब तक सेशन चलता रहता है तब तक वो टोकन चलता है? एक्सपायर टाइम रखते हाँ हैं, हमें अपन खुद दे सकते हैं एक्सपायर टाइम। नहीं, बट नहीं दे तो क्या है, मतलब वो जब सेशन के साथ एक्सपायर होगा, मैं बोल रहा हूँ जब सेशन एक्सपायर होगा तो वो टोकन एक्सपायर हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं। वैसा करते हैं ना, उस पर क्लॉक नहीं लगाते हैं। हाँ, जब वो सेशन अगर कोई ऐप बंद करता है तो सेशन एक्सपायर होता है क्या? सेशन का एक्सपायरी कुछ है नहीं हमारे इसमें, सेशन रखते नहीं हैं लोग। तो फिर हम सेशन की बात ही क्यों कर रहे हैं? नहीं, टोकन्स मेनली उनका एक्सपायरी टाइम होता है, कोई भी टोकन सिक्योरिटी के लिए जो भी है, ताकि एक बार एक्सपायर हो जाए फिर से उसको रीजनरेट करना। नहीं, बट अगर कोई यूजर एक्टिविटी कर रहा है, हाँ, लास्ट एक्टिविटी से 15 मिनट तक उस टोकन को ऑन रखो, तो क्या होगा? लास्ट एक्टिविटी से 15 मिनट के बाद। या 5 मिनट कर दो। हाँ, अगर लास्ट एक्टिविटी के बाद 5 मिनट तक कोई एक्टिविटी नहीं हुई हम्म, तो उसको फिर से लॉगिन करने दो। ठीक। बट वही एक्टिविटी का मतलब क्या है? अगर वो वॉच लिस्ट बैठ के ऐसे देख रहा है तो दैट इज नॉट एक्टिविटी, राइट? नहीं, इसमें एक रिफ्रेश टोकन का था कुछ। पासपोर्ट जैसे उसमें रिफ्रेश टोकन का रहता है, हाँ, एक एक्सेस टोकन रहता है, एक रिफ्रेश टोकन रहता है। अगर एक्सेस टोकन एक्सपायर हो रहा है तो रिफ्रेश टोकन का काम रहता है कि एक्सेस टोकन को फिर से जनरेट करे, तो उससे हो सकता है। दो टोकन मिलते हैं अपन को, एक्सेस टोकन और रिफ्रेश टोकन, जो कि अपन स्टोर कर सकते हैं फ्रंट एंड में। और जैसे एक्सेस टोकन एक्सपायर होता है तो रिफ्रेश टोकन फिर से एक्सेस टोकन को जनरेट करता है। नहीं, बट कैसे डिसाइड होगा कि रिफ्रेश टोकन का टाइम आ गया? कैसे वहाँ पर डिसाइड करते हैं कि अब रिफ्रेश टोकन यूज कर रहे हैं? कोई मैकेनिज्म है क्या उसका? अभी रिफ्रेश टोकन यूज करते हैं? नहीं, नहीं करते। अच्छा, तो ये कुछ नया एनहांसमेंट करने की बात नहीं, अभी के लिए उसको रहने दे। नहीं तो ये सेशंस और टोकन्स जो भी होता है, मतलब इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस होती है कोई, तो एक बार थोड़ा देख के फिर डिस्कस करते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ हाँ, कि पासवर्ड को बार बार भेजने से अच्छा है टोकन को बार बार, हम्म, राइट? तो थोड़ा उसके बारे में सोच ले। मैं बेसिकली आई वाज ट्राइंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम जो शदाब बोल रहा था, उसको सॉल्व करने के लिए आई वाज सेइंग कि टोकन भेजो रादर देन सेंडिंग पासवर्ड। ठीक। अभी क्या और ऑप्शंस हैं वो तुम लोग देख लो। ठीक। ठीक है, चलो और देखो। सर हमें नहीं क्या, हम अभी मतलब फंक्शनल कोडिंग कर रहे, जो भी एपीआई वगैरह लिखते तो फंक्शन हम बना रहे, लेकिन हम क्लास बेस्ड कोड भी लिख सकते। इसके पीछे एक रीज़न है कि हमें कभी कभी ऐसा भी फेस हुआ है कोड करते टाइम कि कोड जो है सर्कुलर डिपेंडेंसी में चले जाता है, बहुत बार हुआ है। क्या हुआ है? सर्कुलर डिपेंडेंसी में चले अच्छा, जाता है। चला जाता है। हाँ। अच्छा, उसको कोई फंक्शन एक्सेस करना रहता है और जहाँ से वो एक्सेस कर रहा है तो वहाँ से हम जहाँ पे फंक्शन चाहिए हमें वहाँ उस दो फंक्शंस एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ऐसा सर्कुलर चले जाता है कोड, जिसके कारण
इशू होता है तो हम उसके लिए ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक, पहले बन जाने दो, पूरा सिस्टम वर्किंग हो जाने दो, देन वी विल रीडिजाइन टू मेक इट अ क्लास बेस्ड सिस्टम। राइट, एक फंक्शनल वर्जन बना लेते हैं बिफोर इम्प्लीमेंटिंग द नेक्स्ट स्ट्रैटेजी, यू विल कन्वर्ट इट इनटू अ क्लास बेस्ड सिस्टम। ठीक है ना? बिकॉज आई थिंक एक बार हमको टोटल फंक्शनलिटी समझ में आएगा, उसके बाद फिर क्लास बेस्ड डिजाइन करने में इजी रहेगा। अग्री और डिसएग्री? मतलब सिर्फ क्लास बेस्ड नहीं, काफ़ी सारे डिज़ाइन पैटर्न्स है, और जैसे ये सिक्योरिटी का भी कंसर्न है। अभी ऐसा है क्या, चल रहा है ठीक ठाक सिक्योरिटी है, लेकिन इसको और एडवांस करने में, क्योंकि सिक्योरिटी में भी चेंजेस है, फ्रंट एंड में बैक एंड में दोनों जगह सारी एपीआईज में चेंजेस करने पड़े। तो एक बार बन जाए फिर उसके बाद हम करते हैं सर रीडिजाइन करेंगे। कितना टाइम लगेगा रीडिजाइन करने के लिए? पूरा बैक एंड 4 लोग सर हम 2 हफ्ते में कर लेंगे। 2 हफ्ते में हो जाएगा? ठीक है, चलो 2 हफ्ते बोला, मतलब 6 हफ्ते लगेंगे मेरे को लगता है। नहीं, मैं सूरज को गिन रहा हूँ, 4 लोग अगर हम रहे इधर। मेरा बेसिक मैथ ये है कि जो किसी को मैं एस्टिमेट देता हूँ, हम्म, जो भी वो नंबर देता है मैं उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तू 2 हफ्ते बोल रहा है तो मैं बोल रहा हूँ 6 हफ्ते। ठीक है, सर एमपी हम जब लॉगिन करते तो ईमेल आईडी पासवर्ड डालते, तो पासवर्ड डालने के बाद भी हम मतलब एमपिन भी डालते, तो वो क्यों डालते वो? अच्छा बोल रहे फर्स्ट टाइम में एमपिन नहीं होना चाहिए, तो बोल रहा है। नहीं मतलब किसी ने लॉगिन पासवर्ड डाला हाँ तो लॉगिन करने के बजाय फिर उसको एमपिन पूछता है, ये हाँ, बोल रहा था। फिर भी एमपिन पूछता है, तो क्यों? वो एक राइट, वो लॉगिन, क्वेश्चन है। ये तो सिंपल से चेंज है। अगर लॉगिन पासवर्ड आ गया है हाँ, तो एमपिन मत पूछो, ये तो सिंपल सा चेंज है, राइट? नहीं चेंज सिंपल है, पर एमपिन ही रहता है हमेशा। तो कोई भी मतलब जो भी स्टॉक ब्रोकर या बैंकिंग एप्स है, लॉगिन करने के बाद वो एमपिन या कुछ तो भी एक दूसरा वेरिफिकेशन मांगता ही है। अच्छा, तो वो एमपिन को तो सेकंड वेरिफिकेशन, बट जब वो अगर उसने लॉगिन कर लिया हाँ, और ऐप बंद कर दिया, सेकंड टाइम खोलता है तो सिर्फ एमपिन मांगता है ना उससे। सिर्फ एमपिन मांगता है। तो ये तो सेकंड ऑथेंटिकेशन नहीं है, ये तो बेसिकली अगर ये ट्रूली 2 फैक्टर होता तो फिर सेकंड टाइम फिर से पासवर्ड मांगता, फिर से एमपिन मांगता, राइट? एक तरह तो एक स्टेप स्किप कर रहा है, अज्यूमिंग कि लॉगिन पासवर्ड ठीक है, बस एक एमपिन से चेक से चल जाएगा। सिमिलर लॉजिक से अगर मेरा लॉगिन पासवर्ड चेक हो गया तो एमपिन के चेक की जरूरत नहीं है, राइट? इफ एमपिन कैन बी अ शॉर्टकट टू लॉगिन पासवर्ड, देन लॉगिन पासवर्ड दे दिया और उसके बाद फिर एमपिन मांगने की जरूरत नहीं है। समझ रहे लॉजिक? समझ गया। या यूँ तो बेसिकली तू बोल रहा है कि मेरा एमपिन ही मेरा एक्चुअल ऑथेंटिकेशन है, लॉगिन पासवर्ड ऑथेंटिकेशन है ही नहीं। इसका जो मतलब जो भी फाइनेंशियल, ये ऐसा इशू है कि ये इस पे जसविंदर जरूर बात करेगा, हाँ, राइट? बिकॉज दिस अफेक्ट्स यूजर फ्रेंडलीनेस। जरूरत से ज़्यादा हम यूजर को तंग करेंगे, नोबडी लाइक दैट। तो अपने को रियली सोचना है कि ये एक्स्ट्रा एमपिन का स्टेप डाल के कुछ कोई रियल एडवांटेज मिल रहा है कि नहीं, ये थोड़ा सोचो, ठीक है? समझ गया? अगला ये मेमोराइज करके आया क्या? हाँ पहले से कुछ पॉइंट्स निकाल के रखे हुए हैं। इसने माइंड में एक निमाणक भी बना के रखा है, मेरे को लग रहा है। फटाफट लिख रहा है एक के बाद एक। एडमिन डालो ना इधर, हाँ डीबी एडमिन बरोबर पूछने का
ये क्या पूछने का ये क्या मनी पहले वाले का भेजा हमने। ये किसका है? बोलो क्या जो डेटाबेस के टेबल्स है वो हम बैकएंड में सिक्वलाइज यूज करते हैं, क्वेरी नहीं लिखते। तो कुछ भी डेटा फेच करने रहा उसके फंक्शंस लिखते हैं। तो सीक्वल करते हैं, हाँ, तो- सीक्वलाइज करते हैं। तो टेबल भी क्रिएट करना रहा तो हम वहाँ पे मॉडल क्रिएट करते हैं। तो हम इसको नहीं क्या सिंक, अगर मुझे कोई नया टेबल बनाना है तो हम क्या करते पहले कोड में जाते, वहाँ पे मॉडल क्रिएट करते, वहाँ पे एसोसिएशन वगैरह करते, उसके बाद हम डेटाबेस में जाते, वहाँ पे क्वेरी लिखते। लेकिन सिक्वलाइज हमें फंक्शनैलिटी भी देता है कि हम सिर्फ अगर मॉडल डिफाइन कर दे तो डायरेक्ट डेटाबेस में वो टेबल बन जाता है। तो ये क्योंकि हम एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं क्या? पहले मॉडल बना रहे हैं फिर सीक्वलाइज कर रहे हैं, ये चक्कर है या हम तू बोल रहा है मॉडल बनाने का स्टेप स्किप करना चाहिए, ऐसा बोल रहा है? मॉडल नहीं, हम जो डेटाबेस में क्वेरी लिख के जो करते हैं वो स्किप होना चाहिए स्टेप। क्वेरी लिखते कहाँ है? मेरे को तो लगा सब सीक्वलाइज से करते हैं। मेरे को कोई कॉलम वगैरह ऐड करना है, नया कुछ इंसर्ट वो है हाँ। डेटा, मतलब कुछ टेबल में चेंज कर रहे हो स्ट्रक्चर में, तो उसके लिए क्वेरी लिखते हैं। तो उसके लिए डेटाबेस की क्वेरी लिखते थे हम लोग। लेकिन अभी हम सीक्वलाइज का माइग्रेशन यूज करते हैं ताकि वो रिकॉर्ड रहे हमारे पास कि हमने ये वाला कॉलम ऐड किया। तो ये बोल रहा है क्वेरी नहीं लिखते हैं, क्वेरी लिखते हैं, क्वेरी नहीं लिखते हैं। नहीं तो वो माइग्रेशन वो तो कॉलम के लिए हो गया, लेकिन जो टेबल हम पूरा क्रिएट करते, अगर हम टेबल में कुछ चेंजेस भी करते सिर्फ वहाँ पे डाल के, तो हमारा डेटाबेस सिंक रहता है। तो उस फंक्शनैलिटी को ऐड किया तो ऑटोमेटिक उधर कॉलम भी चेंज हो जाता है। ऐसा कर सकते हैं। मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है बिटवीन क्या कर सकते हैं और क्या हो रहा है। पहले मेरे को बता हो क्या रहा है, उसके बाद बता कि क्या करना कर सकते हैं, करना अभी चाहिए। अभी कोई भी कॉलम हम ऐड करते हैं हाँ तो हम उसको माइग्रेशन के लिए एक स्क्रिप्ट लिखा है, अच्छा। तो वो चलाते हैं। हाँ तो वो चलाने के बाद हाँ एक फाइल जनरेट होती है। अच्छा। तो उसमें हम डिफाइन करते हैं कि कौन से कॉलम हमें ऐड करने हैं, उसका टाइप वगैरह या, जो कुछ भी है। ठीक है। तो उस स्क्रिप्ट को चलाने के बाद वो कॉलम्स फिर टेबल्स में ऐड होते हैं। अभी ये हो रहा है। अच्छा और मैं बोल रहा हूँ कि अगर हम डायरेक्ट जो मॉडल है डायरेक्ट उसमें कोड में जाके हमने सपोज नेम है तो नेम को फुल नेम कर दिया, इतना ही कोड लिखा, तो ऑटोमेटिक वो जाके डेटाबेस में चेंज कर देगा कॉलम का नाम। तो एक्स्ट्रा स्टेप्स लगा रहा है। हाँ अभी जो है वो एक्स्ट्रा स्टेप्स लग रहे हैं। तेरा क्या कहना है इस बारे में? ठीक बोल रहा है सर। वो हम लोग जो माइग्रेशन लिख रहे हैं वो स्किप करके सिर्फ मॉडल में, क्योंकि हमको माइग्रेशन भी लिखना पड़ता है, फिर मॉडल में जाके वो वेरिएबल का नाम लिखो, उसका टाइप लिखो, नॉट नल है प्राइमरी है। वो बोल रहा है कि मॉडल में ही लिख लो और मॉडल को इस तरीके से सिंक रहना चाहिए कि मॉडल को रन करे तो वो डेटाबेस में भी चले जाए, नाम चेंज हो, छोटी सी छोटी क्यों ना चाहिए। ठीक है, अपन एक एग्जांपल लिख के डिटेल में समझते हैं, उसके बाद मैं बोलता हूँ कि ये समझ में आ गया, हमारे को अप्रूव करता हूँ। अभी कुछ नहीं करते हैं लेकिन इसको अपन अप्रूवल के लिए रखते हैं, एक एग्जांपल लेके स्टडी करते हैं सो दैट आई कैन सी। आई लव रिडंडेंसी। सिस्टम में जितना रिडंडेंसी रहेगा उतना वो सेफ रहेगा। अगर हम सारी रिडंडेंसी किल कर देंगे तो कहीं ना कहीं जाके हम अटकेंगे। मेरा ये फीलिंग है, जितना लीन एंड मीन सिस्टम बनाने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं जाके फंसेगा। समझ गए बात? तो मेरे को यही समझना है कि ये रिडंडेंसी गुड थिंग है या बैड थिंग है, ये मैं बैठ के तुम लोगों के साथ समझता हूँ। ठीक है ना? चलो अगला पॉइंट। सर इतने पॉइंट्स इतने हैं? अच्छा ठीक है। और आ सकते हैं नहीं आ सकते? और जैसे जैसे आते तो मैं ऐड करते जाऊँगा। ठीक है, अगले मंडे को एक और बार अटेम्प्ट करो, देखते हैं अगले मंडे तक क्या क्या आता है। ठीक है, चलो गुड जॉब।